स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार से हम क्या समझते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए तथा पढ़कर समझिए। हा जमा आ जमा था जमा ई बराबर क्या हो रहा है, हाथी। आगे देखेंगे। हा जमा ई जमा रा जमा आ जमा ना जमा आ क्या बन रहा है, हिरन। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द हाथी कितनी ध्वनियों से बना है, 4 ध्वनियों से, तथा हिरन कितनी ध्वनियों के मेल से बना है, 6 ध्वनियों के मेल से बना है। ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो इन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, या तो हम इन्हें वर्ण बोलते हैं या फिर हम इन्हें अक्षर बोलते हैं। जब हम जो हमारे मुख से निकलती हुई ध्वनियां हैं, तो जब हम उनको लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, या फिर हम उन्हें अक्षर भी कह सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आगे पढ़ेंगे वर्णों के भेद के बारे में। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। पहले हम विस्तार से स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। और हिंदी में कितने स्वर हैं, हिंदी में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या है, ये 11 स्वर हैं। और हम कैसे बोलते हैं स्वर को, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ह्रस्व स्वर से हम क्या समझते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं, ये हैं 4। कितने स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, ये 4 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, अ, ऋषि। तो ये क्या है, ये 4 स्वर है जिनके बोलने में, स्वरों में, उच्चारण में हमें कम वक्त लगता है, कम समय लगता है। आगे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं, ये 7 हैं। तो हमने क्या बताया आपको, ह्रस्व स्वर है 4 और दीर्घ स्वर है 7। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तीसरा भेद, प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। यह केवल एक है, जैसे राम, ओम। ये क्या है, प्लुत स्वर है। और इसका चिन्ह आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए, इस तरीके से इसका चिन्ह होता है, किसका, प्लुत स्वर का। अब पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। आ के अतिरिक्त जब स्वर के साथ कोई व्यंजन बोला जाता है, बोला या लिखा जाता है, तो स्वर मूल रूप में नहीं लिखा जाता, तो वो क्या बन जाता है, वो उसका चिन्ह बन जाता है। बल्कि स्वर के लिए निश्चित चिन्ह व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं। उन चिन्हों को हम कहते हैं मात्रा, उन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह अर्थात मात्राएं निम्नलिखित हैं। अब आप देख सकते हैं कि आ स्वर के लिए कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ के लिए आ की मात्रा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे 11 स्वर के लिए यहाँ पर 11 मात्राएं दी गई हैं। और अगर वो मात्रा व्यंजन के साथ मिल जाती है तो क्या बनता है, जैसे आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं है यहाँ पर आ स्वर लगा हुआ है, पर क्या शब्द बनेगा, कल। ऐसे ही का जमा आ की मात्रा, तो का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूरा स्वर नहीं लिखा है और वो किस में बदल गया है, वो मात्रा में बदल गया है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आगे पढ़ेंगे, यह भी जानिए, उ तथा उ की मात्राएं सामान्यतः व्यंजन के नीचे लगती हैं, परंतु रा के पेट में लगाई जाती हैं। उदाहरण से समझेंगे, रा जमा उ, तो क्या बन गया, रू। तो वैसे हमने देखा है कि जो उ
ऊ और ऊ की मात्रा जो होती है वो क्या लगती है, वो व्यंजन के नीचे लगती है। पर जब भी रा के साथ उसका उपयोग किया जाता है तो वो रा के पेट में लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर रा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रू बनेगा और रुपया उदाहरण है शब्द का। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं रा जमा ऊ की मात्रा रू क्या बन गया, रूप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उदाहरण बताया है आपको। तो ऊ की और तथा ऊ की मात्रा जो है वो व्यंजन के नीचे लगती है, परंतु जब हम उन्हें रा के साथ उपयोग करते हैं तो वो उसके रा के पेट में लगाई जाती हैं। अब हम दूसरा देखेंगे अयोग वहा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों के अंत और व्यंजनों से पहले अंग, अनय, अंग, अ व अ ध्वनियां आती हैं। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आ जिस पे चंद्रबिंदी उसको चंद्रबिंदी कहते हैं, तथा अंग को विसर्ग कहते हैं। ये आ के योग से ही वाहन करते हैं, अर्थात आ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवहा कहा जाता है। तो ये आ के बिना इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, अयोगवहा। आगे पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार में आप जान सकते हैं कि जिसमें जो हवा है वो हमारी नाक से बाहर आती है, तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि वो कैसा समान करता है, वो ड, ड़, म, य, ना के समान करता है उसका उच्चारण। और जो अनुस्वार की पहचान है वो ये होती है कि उसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है, तो ये इसका चिन्ह है। इस ध्वनि के उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर आती है तथा इसका उच्चारण ड, र, ण, म या ना के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिरोमणि रेखा के ऊपर बिंदी है, ये इसका चिन्ह है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का अंतिम पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, जैसे कंगन, तंत्र, पंत, यंत्र, संवाद आदि। आगे पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक आप देख सकते हैं शिरोमणि रेखा के ऊपर चंद्र बिंदी लगी हुई है, और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है वह ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। इसमें स्वर के ऊपर शिरोमणि रेखा पर चंद्र बिंदी है, तो ये इसका चिन्ह है, जैसे आंख, खांसी, फांसी आदि। फिर आता है विसर्ग। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो बिंदी लगी है, जैसे अतः, अंततः आदि। तो इसका कैसा हो रहा है, जैसे आधे हाँ हम बोल रहे हैं, तो इसका उच्चारण इस तरीके से किया जाता है विसर्ग का। आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हमें क्या है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा रहे हैं, इनके साथ हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। 33 + 2 कितने होते हैं, 35, जिन्हें 7 भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है, एक ब्लॉक दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी व्यंजन में कैसे उनको 7 वर्गों में बांटा गया है। जो का वर्ग है उसके व्यंजन यहाँ पर लिखे हैं। चा वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं, टा वर्ग में भी 5 व्यंजन है, ता वर्ग में भी 5 व्यंजन है, प वर्ग में भी 5 व्यंजन है। अंतस्थय व्यंजन है 4, ऊष्म व्यंजन है 4 और अतिरिक्त व्यंजन है 2। यह भी जानिए, हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण स्वर स्वतः रहता है। का जमा अ तो क्या होगा, क। जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम विस्तार से स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क, च, ट, त, प, व तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने हैं, 25 हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपको उच्चारण करके देखना है, तभी आप इसको अच्छा से समझ पाएंगे। फिर आता है अंतस्थय व्यंजन। या, र, ल, व अंतस्थय व्यंजन है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। तीसरा आता है उदाहरण ऊष्म व्यंजन का। तीसरा भेद है
श, 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 ह ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय मुंह में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है जिससे गर्मी पैदा होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म का मतलब भी क्या होता है? अर्थ क्या होता है ऊष्म का? मतलब गर्माहट, गर्मी। तो इन व्यंजन के उच्चारण करने से एक रगड़ हमारे मुंह में उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। तो इसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। और अतिरिक्त व्यंजन क्या है? डा तथा ड दोनों अतिरिक्त या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में ही इनका समाहार हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से हम क्या समझते हैं कि दो अलग अलग व्यंजन के मेल से जो बनते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? संयुक्त। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श कैसे बना है? कौन से दो व्यंजन के मेल से बना है? क, श। और इसका उदाहरण क्या है? क्षत्रिय और कक्षा। त्रा कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है? त और रा। उदाहरण है पुत्र और मित्र। ज्ञा कौन से व्यंजनों के मेल से बना है? जा, जमा, री। ज्ञान, यज्ञ। श्र, श्र, र, श्रम और श्रमिक। द्वित्व व्यंजन जैसे इसका नाम बता रहा है तो इसमें क्या होता है कि या तो एक जैसे व्यंजन होते हैं या एक समान व्यंजन होते हैं। तो उनसे मिलकर जो व्यंजन बनता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे त बना त जमा त, क बना क जमा क। तो आप तो इसका उदाहरण देख सकते हैं पत्ता और इसका उदाहरण है मक्का। तो न बना है कैसे? ना जमा न गन्ना। डा बना है डा जमा ड लड्डू। तो ये उदाहरण है। संयुक्ताक्षर क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कत कैसे बना है? क जमा त से और उदाहरण है रक्त। व्यय व जमा य से व्यवहार। पेय कैसे बना है? पा जमा या, उदाहरण है प्यार। स्व कैसे बना है? सा जमा वा स्वर, उदाहरण है इसका क्य बना है का जमा या क्यारी या वाक्य भी लिख सकते हैं आप। मंप बना है कैसे? म जमा प संपूर्ण। आगे पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय में क्या सीखा? हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यानी क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। उनका नाम है स्पर्श, अंतः और ऊष्म। आगे पढ़ेंगे अभ्यास की ओर। आओ करके देखें। पहला अभ्यास देखेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे पढ़ेंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। तो यहाँ पर है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा देखेंगे। किन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है? तो वो ह्रस्व स्वर। तो पहला विकल्प यहाँ ठीक है। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन आप देख सकते हैं हमने जो बताया था, जो एक समान व्यंजन से मिलकर बनता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 25। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। खा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ह्रस्व स्वर में सबसे कैसा समय लगता है? कम समय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कम। दूसरा विकल्प वहाँ पर ठीक है। दूसरा देखेंगे। प्लुत स्वर है 1। तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। तीसरा देखेंगे। डैश का उच्चारण नाक से होता है। किसका होता है? अनुस्वार का। चौथा देखेंगे। डैश व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। ऊष्म। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ठीक है। गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए, गलत का निशान लगाइए। तो पहला, शब्दों का निर्माण भाषा से होता है, बिल्कुल सही। या र ल व अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही। हिंद वर्णमाला में 11 स्वर हैं, बिल्कुल सही है ये। ड तथा ड संयुक्त व्यंजन है, नहीं, ये गलत है। आगे पढ़ेंगे घा प्रश्न की ओर। दिए गए द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है च च च। तो क्या बना है शब्द? बच्चा। दूसरा शब्द है उसका क्या बनेगा? धक्का। तीसरा देख सकते हैं चम्मच, मिट्टी, गुड्डा और झल्लाहट। तो यहाँ पर हमने द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाया है। डा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ पर हमने दो शब्द बनाए हैं। तो क्या बना है, पहले क्षत्रिय और कक्षा, त्र से बना है पुत्र और मित्र, ज्ञ से बना है ज्ञान और यज्ञ, श्र से बना है श्रम और श्रमिक। 4 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर में अंतर बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पृष्ठ 9 और 10 पर हम आपको बताएंगे ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ह्रस्व स्वर लिखेंगे पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप एक तरीके से यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में आप लिखेंगे उच्चारण में कम समय लगता है। फिर आप यहाँ लिखेंगे कि दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। और फिर आप बताएंगे कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। फिर यहाँ दूसरे कॉलम में बताएंगे कि दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। और फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पर जो नाम है ह्रस्व स्वर के वो लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर दीर्घ स्वर के आप नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से उनमें आपने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर बताना है। आगे पढ़ेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। 5वां प्रश्न देखेंगे। व्यंजन का क्या अर्थ है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इसमें 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। व्यंजन का क्या अर्थ है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतः और ऊष्म। पार्ट 2 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।